गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर में पेज नंबर 18 से हम पढ़ेंगे, जहां पर प्रशस्तियां और भूमि अनुदान वाला टॉपिक दिया हुआ है। वहां से हमारे द्वारा अध्ययन किया जाएगा। प्रशस्तियां, सबसे पहले इसी की परिभाषा दे रखी है। प्रशस्तियां ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दश सत्य नहीं भी हो सकते हैं, मतलब उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जो प्रशस्तियाँ होती हैं, ये शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे, मिसाल के तौर पर शूरवीर, विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रची गई थी और अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। ये वो व्यक्तियों के द्वारा रची गई थी बच्चों, प्रशस्तियाँ, जो विद्वान होते थे, ब्राह्मण होते थे और जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो मुख्य रूप से वो शासक की चापलूसियाँ करते हुए या शासक के कार्यों की प्रशंसा करते हुए इन प्रशस्तियों के अंदर उन शासकों का ब्यौरा लिखते थे। तो हम ये नहीं कह सकते इसलिए कि ये प्रशस्तियाँ जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारे द्वारा पेज नंबर 19 पर आपके एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स के अंदर नागभट्ट की उपलब्धियां दे रखी है। नागभट्ट एक शासक थे। किस क्षेत्र के अंदर ये शासक थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उनकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं उनका अध्ययन करेंगे इस बॉक्स के माध्यम से। नागभट्ट की उपलब्धियां, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ये जो नागभट्ट की उपलब्धियाँ लिखी गई है ना, जिस प्रशस्ति में, वो किस लैंग्वेज में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है बच्चों, में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। देखो, नागभट्ट कहाँ के शासक थे? ग्वालियर मध्य प्रदेश के। और ये प्रतिहार नरेश थे। चोल, चालुक्य, प्रतिहार, ये सब हमारे बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना करने वाले वंश हैं। इनके अंदर नागभट्ट के कामों का वर्णन जो किया गया है संस्कृत भाषा में किया गया है। इस उपलब्धि, इस प्रशस्ति में पढ़े आगे। आंध्र, सैंदर्भ, विदर्भ जो महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, कलिंग जो उड़ीसा का एक हिस्सा है, के राजा उसके आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे। ये नागभट्ट की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिनके बारे में लिखा गया है कि यहाँ के राजा जो थे, पहले जब वो बच्चे थे या राजकुमार थे तभी उनसे डर के मारे उनको अपना शासक मानने लग गए थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया था और उन्होंने वंग बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात बनवासी तुरुष्क तुर्क का हिस्सा, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं, राजाओं को भी पराजित किया था। अब बच्चों, साइड में एक बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। इस अभिलेख में उल्लेखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र एक में ढूंढने का प्रयास कीजिए। जहाँ चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना बच्चों, वहाँ एक मानचित्र बना हुआ है। वहाँ पर ये जो लास्ट पैराग्राफ में है और इससे ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर अपन ने विभिन्न क्षेत्रों के नाम पढ़े हैं। आंध्र, सैंदर्भ, विदर्भ, कलिंग, इसके अलावा नीचे वाले में बंग, अनर्त, मालवा, किरात, तुरुष्क, इन सबको आप उस मैप में ढूंढने का प्रयास करें। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? हमें केवल अपनी सामान्य जानकारी लेनी है उससे संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होती थी जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। मतलब राजाओं के द्वारा
ब्राह्मणों को जो भूमि का दान दिया जाता था बच्चों, उसके लिए राजा अपनी तरफ से ताम्रपत्रों का एक अभिलेख उस भूमि को, जो भूमि को प्राप्त करता था ब्राह्मण, उसे देते थे और उस पर राजसी मोहर भी लगाकर देते थे। यहाँ साइड में कुछ लिखा हुआ है, ये जो चित्र बना हुआ है ताम्रपत्र का, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है। इसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़ा हुआ है, उन पर राजसी मोहर लगी हुई है, जो ये बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। जैसे आज हमारे मकान है, ज़मीन जायदाद है, दुकान है, उसके हम अपने कागज़ बनवाते हैं। कागज़ रजिस्टर होता है जेडीए के अंदर, या जहाँ भी हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, वहाँ पर मोहर लगती है कि ये इस ज़मीन का मालिक है। उसी तरीके से राजा की मोहर प्राप्त उनको ये ताम्रपत्र प्राप्त होता था कि ये भूमि राजा के द्वारा उसे अनुदान के रूप में प्रदान की गई है। बच्चों आगे वाले पेज पर आ जाइए, अपने नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 20 पर आपके एक बॉक्स और बना हुआ है, जिसमें भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। मतलब भूमि का एक टुकड़ा है, भूमि के टुकड़े के ऊपर हो सकता है कि ना, मतलब तालाब हो, नहर हो, खाई हो, फलदार पेड़ हों, कुएं हों, खुली जगह हो, चारागाह हो, कुछ भी हो सकता है। वो तो जो भूमि दी गई है, या खेत हो, है ना। तो हम पढ़ते हैं भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। पेज नंबर 20 पर आ जाना। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। मतलब चोल शासक के द्वारा जो भूमि अनुदान की गई थी, उसकी जानकारी है इसके अंदर, और वो अपन पढ़ रहे हैं। हमने मिट्टी की मेड़ें बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है कि ये, या जैसे अपन खेत के आकार की इतनी, ये खेत मेरा है, ये खेत दूसरे का, ये खेत तीसरे का, तो मेड़ बना देते हैं ना, या फिर कांटेदार झाड़ियाँ लगा देते हैं, या फिर किसी अन्य तरीके से भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं, फलदार वृक्ष हैं, यहाँ पर पानी पाया जाता है, भूमि तो है ही, बगीचे और फलोद्यान भी पाए जा सकते हैं, पेड़ भी, कुएं भी, खुली जगह भी, चारागाह भी, एक गांव भी हो सकता है भूमि का टुकड़ा, बाम्बी भी हो सकती है, चबूतरे भी हो सकते हैं, नहरें, खाइयाँ भी हो सकती है, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। जिसे ये भूमि मिलती है, वह इससे कर वसूली कर सकता है। मतलब इस भूमि के टुकड़े पर रहने वाले लोगों से कर की वसूली भी वो कर सकता है, जिसे भूमि प्राप्त हुई है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए करों को वसूल करता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर भी वसूल कर सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले, जैसे हमारे 2 मंजिल 3 मंजिल का मकान होता है ना, वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे भी बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं भी खुदवा सकता है अपनी ज़मीन में, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ भी लगवा सकता है, ज़रूरी है तो सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकता है। उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। यहाँ पर बच्चों बहुत सारे हमारे ऐसे साधन पानी से संबंधित दिए गए हैं, सिंचाई संबंधित दे रखे हैं, जो हम वर्तमान में भी मतलब इनका सिंचाई के रूप में कृषि कार्य में प्रयोग होता था। तो वो नाम हमें छांटना है, जैसे कुएँ हैं, नहरें हैं, या आपके तालाब हैं, या आपकी नदियाँ हैं, या इस तरह की जो गहरी झीलें हैं, ये सिंचाई कार्य में प्रयोग की जा सकती थी। तो ये सब आप ढूंढ के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बाकी कोई मतलब सभी लिखें, ये कोई मेरी तरफ से ये मैं नहीं कहूँगी।
आगे हम पढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। मतलब कश्मीर का जो इतिहास है ना, उसका वर्णन जो किया गया है कल्लण नामक रचनाकार के द्वारा किया गया है। कश्मीर को जानते हो, नाम सुना हुआ है, जम्मू कश्मीर। कश्मीर के अंदर जो शासन प्रणाली थी, वहाँ के जो शासक थे, उसका पूरा इतिहास कल्लण नामक एक रचनाकार के द्वारा रचा गया है। कल्लण ने अपना वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न यह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख भी दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह एक असाधारण ग्रंथ है। मतलब कश्मीर से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ इसके अंदर मिलेंगी, और यदि हम कश्मीर के इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं तो कल्लण के लिखे गए इस ग्रंथ को हमें अध्ययन करना ही पड़ेगा। उसी से हमें इसकी ज़्यादा जानकारी अच्छे से प्राप्त हो पाएगी। आज के लिए बच्चों इतना ही पढ़ेंगे हम। इसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने बताई थी वो नोट कर लेना। कल्लण का नाम नोट कर लेना। कश्मीर का इतिहास लिखने वाला व्यक्ति कल्लण नामक रचनाकार था। फिर ये जो बॉक्स वगैरह में जो सामान्य जानकारी दे रखी है उनके अच्छे से रीडिंग कर लेना अपनी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।